student, good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel Green Star and I'm your host दिनेश कुमार. आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 2 कैपिटल स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल. यानी कि जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो आपको ये बताना होता है इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी. आप बताते हो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना होगा. डेब्ट्स कैपिटल. डेब्ट्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, हमारे सारे डिबेंचर्स वगैरह या बैंक से आपने लोन वगैरह जो लिया है, बोरो कैपिटल जो हमारी है वो कितनी होगी, ये सारी चीज़ डिसाइड करनी होती है. और मैंने आपको तीसरी चीज़ बोली थी वो है करंट लायबिलिटीज़ में कितना पैसा होगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है. तो जितना हमारी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें ये सब पोर्शन बना रहता है. ठीक है, अब किस पोर्शन में कितना पार्ट होना चाहिए यही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना होता है. अब ये डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जो क्या करेंगे, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डालते हैं. यानी कि कितने प्रेफरेंस शेयर होने चाहिए, कम या ज़्यादा, डिबेंचर्स कितने होने चाहिए, कम या ज़्यादा, ये सब चीज़ें इन 14 फैक्टर्स हैं हमारे, इन पर डिपेंड करती हैं. ये मैंने 14 के 14 लिखे हैं. क्यों? क्योंकि सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. अगर एक कंपनी आप स्टार्ट करना चाहो तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना ही पड़ेगा उस कंपनी का, तब आपको ये फैक्टर सारे ही कंसीडर करने पड़ते हैं. आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले बात करते हैं हमारा कैश फ्लो पोजीशन. यानी कि कंपनी में कैश का फ्लो चेक किया जाता है. आप देख रहे हो कि कंपनी को रेगुलर क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, रेगुलर उसको इनकम हो रही है. तो आप नॉर्मल सी बात है शेयर्स का डिविडेंड वगैरह दे सकते हो, डिबेंचर्स को उनका इंटरेस्ट पे कर सकते हो. तो इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, कैश का फ्लो देख करके हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि डिबेंचर की संख्या आप ज़्यादा कर सकते हो. क्योंकि नॉर्मल सी बात है कैश का फ्लो अच्छा खासा आपको मिल रहा है तो आप ज़्यादा डिबेंचर इशू करके उनका इंटरेस्ट सही समय पर हमेशा दे सकते हो. तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से डिबेंचर्स हैं जो वो बढ़ा सकते हो अगर कैश का फ्लो हाई जा रहा है. तो अगर कैश का फ्लो कम आ रहा है तो आप डिबेंचर शेयर कैपिटल है जो वो डिबेंचर कम करके शेयर कैपिटल को हम बढ़ा सकते हैं. क्योंकि आपको पता है जो शेयर कैपिटल होती है उसके ऊपर डिविडेंड दिया जाता है, उसके लिए कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती है. आप अपनी मर्जी से कितना भी डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर सकते हो. बट जबकि डिबेंचर पर एक फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ता है. तो कैश का फ्लो पोजीशन मैटर करती है. ज़्यादा कैश तो आप ज़्यादा डिबेंचर जो हैं वो इशू कर सकते हैं. होप आपको क्लियर हो रहा होगा. नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो. इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपने प्लस टू अकाउंटेंसी की रेशो वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया होगा. क्या कि भाई आपकी जितनी भी इंटरेस्ट आपने पे करना है क्या वो कवर कर सकते हो अपने प्रॉफिट में से. यानी कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, इंटरेस्ट कवर करना होता है कहाँ से, प्रॉफिट में से. तो जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं वो और डिवाइड बाय हमारी क्या है, इंटरेस्ट, इनसे क्या निकलती है, एक रेशो निकलती है. यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अपना जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं क्या उसमें से आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं इजीली. अगर आपको लगता है कि भाई मेरे इंटरेस्ट से 3 गुना 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट हमारे पास है, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितनी ज़्यादा होगी आप क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से ज़्यादा डिबेंचर्स हैं जो वो हम इशू कर सकते हैं. हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार करेंगे कि शेयर कैपिटल में कम और डेट्स कैपिटल में ज़्यादा पैसा आप लगा सकते हो. रीज़न उसका यही होगा क्या कि इंटरेस्ट हम अच्छे से कवर कर सकते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट. तो इस वजह से आप ज़्यादा डिबेंचर इशू कर सकते हैं. मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि भाई ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डालती हैं. भाई कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कब शेयर कैपिटल कम और कब आपके डिबेंचर्स की संख्या कम होनी चाहिए. इस हिसाब से अगर इंटरेस्ट कवर कर सकते हो, ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी आप डेट्स उतने ही इशू कर सकते हो, डिबेंचर इशू कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारा डेट्स सर्विस कवरेज रेशो. डेट सर्विस कवरेज रेशो मतलब जो ऋण है आपके उनके ऊपर आप क्या करते हो, सही समय पर ब्याज जो है वो आप दे सकते हो. अब एक बात करो, हम देखेंगे क्या डेट्स पे आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट होता है, कोई कमीशन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, और एक शेयर को जब दे रहे हैं वो क्या होता है, हमारा डिविडेंड होता है. तो डिविडेंड के मुकाबले में हमारे जो इंटरेस्ट है वो हम आसानी से दे सकते हैं, वो बहुत कम है. अगर ये मानते हैं डिविडेंड तो दे रहे हैं आप 10-15 हज़ार रुपये और वो दे रहे हैं सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये, तो उनकी संख्या कम है, आप उसको आसानी से कवर कर सकते हो. तो अब नॉर्मल सी बात है आप ज़्यादा डिबेंचर्स शेयर कैपिटल में, डिबेंचर्स में आप या डेट्स कैपिटल में पैसा लगा सकते, मतलब स्ट्रक्चर में वो पोर्शन ज़्यादा रख सकते हो. तो जितनी ज़्यादा डेट सर्विस रेशो होगी तब भी आप क्या कर सकते हैं, डेट्स कैपिटल को बढ़ा करके हम ये पोर्शन कर सकते हैं.
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उसका आपको रिटर्न में क्या मिलता है। अब एक बात सोचो, मैंने क्या किया, किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए, ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मैंने क्या किया, डिवेंचर्स किए, और डिवेंचर्स के बदले में मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। अब ऐसे ही क्या होता है, प्लांट होता है, आपने किसी भी मशीन को खरीदा और उस मशीन को खरीदने से आपको उसकी इनकम क्या मिली, ठीक है ना, उससे इनकम क्या मिली, यही क्या होती है, उसकी रिटर्न होती है। तो अब एक बात है, आप जितना इन्वेस्ट करते जाओगे जब तक आपको अच्छी खासी रिटर्न मिलती है। ऐसा ही आपकी कंपनी में भी होता है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, डेट्स कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डेट्स कैपिटल में स्ट्रक्चर में इसको अमाउंट ज़्यादा बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, अगर आपकी क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है। मतलब आपके जो प्रोजेक्ट लगाए हैं, आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं उनमें आप अच्छा खासा इनकम के रूप में अर्निंग कर रहे हो, तब आप ये क्या कर सकते हो, डिसाइड। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, कॉस्ट ऑफ डेट्स। अब ये तो आपको साफ ही पता चल रहा है, डेट्स क्या होते हैं, हमारे ऋण, और ऋण के ऊपर हम जो भुगतान करते हैं वही क्या होती है, मेरी कॉस्ट होती है। जैसे डिवेंचर्स पर क्या पे किया जाता है, हमारा इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है। अब मैं डिवेंचर नए इशू करना चाहता हूँ, मैं डिवेंचर कैपिटल को बढ़ाना चाहता हूँ और उसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप उस डेट्स की कॉस्ट को सहन कर सकते हो, आपके बिजनेस में इतनी पावर है कि आप डिवेंचर इशू करके उनका ब्याज आसानी से क्या कर सकते हो, अपने डिवेंचर होल्डरों को दे सकते हो, तो आप डेट्स कैपिटल को बढ़ा दें। अदरवाइज अगर आपको लगता है नहीं कर सकते ऐसा, तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ा के आप क्या कर सकते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर नया बना सकते हो, जिसमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा होंगे और डेट्स कैपिटल जो है हमारी वो कम हो जाती है। तो ध्यान रखना कि अगर आप उसका इंटरेस्ट पे कर सकते हो तो ही आप डिवेंचर्स वगैरह हैं इशू कर दीजिए। नेक्स्ट आता है नंबर 6 क्या है हमारा, टैक्स की रेट्स। अब आपको पता है गवर्नमेंट क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों पर बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज से क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। बात करें तो आपको ये भी बोला जाता है कि अगर आप डिवेंचर्स का इंटरेस्ट पे करते हैं तो आप क्या करें, टैक्स काट के पेमेंट करें, उसे बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS। तो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जब भी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती हैं, क्या पे कर देती हैं, टैक्स काट करके ही भुगतान किया जाता है। अब बात करें प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर हैं, उनको भी प्रॉफिट क्या होता है, सारे टैक्स कटने के बिल्कुल बाद में दिया जाता है। अब सरकार क्या करती है, अगर आप पर टैक्स की परसेंटेज ज़्यादा करती है, मान लो जो डिवेंचर्स है उनका इंटरेस्ट है उस पर काफ़ी मतलब अच्छा खासा उस पर क्या लगता है, TDS लगता है, बहुत सारा टैक्स लग जाता है, तो नॉर्मल सी बात है आप वो डिवेंचर इशू ना करके शेयर कैपिटल की तरफ ध्यान दोगे। अगर उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है तो आप डेट्स कैपिटल पे ध्यान देंगे। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाता है डेट्स के ऊपर, तो आप उनकी जो इंक्रीज ना करके उनकी संख्या डिक्रीज कर देते हो, उनकी जो क्वांटिटी है वो कम कर देते हैं। तो सरकार का जो टैक्स पॉलिसी है वो बदलती रहती है, उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर भी आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब इक्विटी कैपिटल कौन सी होती है हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर्स को क्या दिया जाता है, हमें देना होता है उनको लाभांश। हर साल आप क्या करते हो, उन्हें एक लाभांश डिक्लेयर करते हो, 5%, 6%, 10%, 15%, जैसी आपकी कैपेसिटी होती है, फर्म की लाभ कमाने की क्षमता होती है, उसी हिसाब से हम इक्विटी शेयर होल्डरों को क्या देते हैं, उनका इंटरेस्ट वो हम डिविडेंड जो है वो पे करते हैं और एक स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं कि भाई 4%, 5% की स्टेबिलिटी होती है, हम हर साल उनको पे करते हैं। अगर वो कम है, अगर आपको लगता है वो क्या है, कम है, तो आप डेट्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। लोगों को हम बोल सकते हैं कि आप डिवेंचर इशू करके पैसा प्राप्त करके उनका इजीली आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ रही है, कम आ रही है। अगर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा आ रही है तो हम डिवेंचर जो डेट्स कैपिटल है उसमें ना लगा के इक्विटी में ही रखेंगे पैसा, ये चीज़ होती है। तो कॉस्ट देखी जाती है हमारी इक्विटी कैपिटल की भी, उसके बाद डिसाइड होता है कैपिटल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, हाँ जी, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है भाई, जब भी कभी इक्विटी शेयर इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, इनको इशू करने पर कुछ लागतें आती हैं, जैसे कमीशन दे दिया, ब्रोकरेज वगैरह हो गया हमारा, ठीक है, एजेंट वगैरह को हम दे देते हैं। तो अब एडवर्टाइजिंग कर ली या मार्केटिंग कर लिया, बैंक को एजेंसी फंक्शन देखें आपने, बैंक क्या करता है हमारे बिहाफ पे हमारे शेयर्स वगैरह वो बिकवाता है, तो नॉर्मल सी बात है, उसका कमीशन वो चार्ज करता है। तो कोई भी एजेंट है, कोई भी ब्रोकर है, हमसे कमीशन चार्ज करता है, उससे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट आती हैं। तो जब शेयर इशू करते हो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो वो ना इशू करके हम डेट्स कैपिटल में लगाएंगे, और अगर डेट्स कैपिटल में अगर ऐसे खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको ना लगाकर हम इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो सस्ता पड़े, जो चीप रेट पे पड़े, जैसा सोर्स आपको सबसे बेस्ट लगता है, बेटर लगता है, आप उसमें ज़्यादा पैसा लगाते हैं ताकि हमारे खर्चों को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क में दो तरह का होता है, एक बिजनेस रिस्क, एक फाइनेंशियल रिस्क।
बिजनेस रिस्क मतलब आप जो व्यवसाय में काम करते हो, डेली रूटीन के जो हमारे खर्चे हो रहे होते हैं। अब डेली रूटीन के हमारे खर्चे कौन से होते हैं बिजनेस में भी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बिजनेस ऑपरेटिंग के खर्चे क्या होते हैं? हाँ भाई, बिजनेस में क्या हो गया, कभी रेंट हो गया, कभी सैलरी हो गया वर्कर्स की, ये छोटे मोटे खर्चे, डेप्रिसिएशन हो गया, जो बिजनेस के ऑपरेट करने पर आते हैं वो खर्चे, और फाइनेंशियली हमने जो लोगों से पैसा ले रखा है उस पर ब्याज भी तो देना है, तो इस प्रकार वो खर्चे हो गए। उन सबको ध्यान में रखते हुए क्या हम रिस्क उठा सकते हैं कि और डेट्स कैपिटल इशू करें? जब ज़्यादा डेट्स इशू करोगे तो नॉर्मल सी बात है आपको और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है यहाँ पर आपके नॉर्मल खर्चे हैं, नॉर्मल आपकी हो रहे हैं एक्सपेंसेस, तो आप क्या कर सकते हो, डेट्स कैपिटल में आप क्या कर सकते हो, आप पैसा और लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ देखी जाती है कि आप कितना रिस्क उठाने को तैयार हैं। अगर इसमें कम रिस्क है तो आप इनको बढ़ा दीजिए, अगर इसमें ज़्यादा रिस्क है तो डेट्स को आप कम कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो स्ट्रक्चर है ना जिसमें आप क्या करते हो, ये डिसाइड करते हैं हमारी शेयर कैपिटल वगैरह कितना, प्रेफरेंस शेयर कितना, डेट्स कितना, और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इक्विटी कम करके हम डिवेंचर्स को ज़्यादा रख सकते हैं, डिवेंचर्स को कम करके एक लायबिलिटीज़ वगैरह, तो हर चीज़ को अपने हिसाब से अगर मैं चेंज कर पाऊँ तो उसकी बोलते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। और जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। आप डेट्स कैपिटल को बढ़ा सकते हो और उसको भी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आपको इक्विटी इतना इशू करना ही पड़ेगा, तब आप क्या करोगे, फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप डेट्स कैपिटल को बढ़ाएं, तो इसलिए आप इक्विटी पे ही लगाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंट्रोल। अब एक बात सोचो, याद रखना, अगर आपको अपनी कंपनी के जितने भी इक्विटी शेयर आ जाते हैं, आप जितने भी इक्विटी शेयर होल्डरों को अपने शेयर बांटेंगे, जितने आपकी कंपनी के शेयर होल्डर बढ़ते जाएंगे, कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने शेयर होल्डर होंगे उतने ही ज़्यादा मुंह होंगे, जितने मुंह उतनी बातें, जितनी ज़्यादा बातें होंगी लोग आपकी कंपनी में इंटरफेयर करेंगे। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। वो कंपनी को जैसे चाहे जिस तरह चाहें वैसे चला सकते हैं। वो आपस में इकट्ठे होंगे, मीटिंग होंगी और फिर क्या होगा, डिसीजन लिए जाएंगे। तो इस प्रकार जितने ज़्यादा इक्विटी उतना ही कंट्रोल कंपनी के मैनेजमेंट को से निकलता चला जाता है। तो इसलिए अगर चाहते हैं मैनेजमेंट की कंट्रोल हमारे हाथ में रहे या कुछ लोगों के हाथों में ही रहे, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल कम करता है और डेट्स कैपिटल में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, उन चीज़ों में ज़्यादा लगाने की कोशिश करता है। तो इक्विटी कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कंट्रोल जो होगा हमारा बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार कंट्रोल हमारे ऊपर रखना है अपने हाथ में या नहीं रखना, वही डिसाइड करेगा कि इक्विटी में ज़्यादा पैसा होना चाहिए या डेट्स कैपिटल में होना चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलर फ्रेमवर्क। अब ये रेगुलर फ्रेमवर्क तो आपको पता ही है, रेगुलर इनकम, जो हमारा रेगुलर ट्रांजैक्शंस जो भी दिन रूटीन में हो रही है हमारी, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। अब आपको लग रहा है रेगुलर इनकम हो रही है अच्छी खासी, हम डेट्स कैपिटल का आराम से इंटरेस्ट वगैरह पे कर सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी हमें ये लगता है कि इन फ्यूचर भी हमें प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं या अच्छी आमदनी, अच्छी इनकम हमें मिलने वाली है। तो रेगुलरी जो इनकम जो हो रही है, रेगुलर जो हमारा ट्रांजैक्शन चल रही है, उनको ध्यान में रखते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, अपना स्ट्रक्चर जो है वो ईजिली डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई हम डेट्स कैपिटल इशू करके खूब सारा पैसा कर सकते हैं प्राप्त। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या होती है? शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में क्या होता है, कभी अप और कभी डाउन आता ही रहता है। अगर आपको लगता है आपकी शेयर मार्केट में शेयर्स के दाम धीरे धीरे डाउन जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, तो अब नॉर्मल सी बात है, आप इक्विटी प्रेफरेंस को ना दे करके आप किस में लगाएंगे, डेट्स कैपिटल में रखेंगे, क्योंकि लोग आपके शेयर खरीदने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम पर मंदा चल रहा है। और मार्केट में अगर लगता है तेजी चल रही है, फुल आपके शेयर खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, तब आप क्या कर सकते हो, आप इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त कर सकते हो। तो आप ज़्यादा इशू करेंगे शेयर्स वगैरह। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा वो है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनी। यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, अपनी कैपिटल का स्ट्रक्चर को बनाते हुए आपको जो आपकी जैसी जो भी कंपिटेटिव मार्केट में कंपटीशन में जो भी आपकी कंपनीज हैं, आप उनके स्ट्रक्चर को जरूर चेक कर लें। क्योंकि देखो उन्होंने मैनेजमेंट ने भी कुछ सोच समझ के ही अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया होगा। तो हम क्या करते हैं, सभी कंपनियों के स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड होती हैं उनके द्वारा इंटरनेट पर ऑनलाइन मिल जाती हैं आपको, तो वो आपको मिल जाएंगी। उनके स्टैटिकल इंफॉर्मेशन देखिए, उसको एनालाइज कीजिए और पता कर लीजिए कि आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार रखना होता है। तो मेरे ख्याल से ये 14 पॉइंट्स हैं आपके 14, बहुत ही सिंपल से पॉइंट है। इनमें से आप क्या करें, 5-6 पॉइंट्स हैं, अच्छे से याद रखें ताकि आपको ये चीज़ डिसाइड हो जाए कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कि भाई इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट्स कैपिटल, लॉन्स वगैरह जो भी है, आपको हर स्ट्रक्चर में हर पार्ट में कितना पैसा जो है वो हमने इन्वेस्ट करना है। तो एक बार फटाफट से रिपीट कर देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो मतलब जो हमारा रूटीनली कैश आ रहा है जा रहा है उस चीज़ की पॉइंट्स हो गए। इंटरेस्ट कवर किया जाता है कहाँ से, हमारी
जितने भी आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं उनमें से, तो अगर ज़्यादा इंटरेस्ट आप कवर कर सकते हो तो आप ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करें। डेट्स, ऋण जो हमने लिया है वो कैसे कवर होता है, हमारे जितने भी डिवेंचर्स वगैरह हैं उनका इंटरेस्ट हमने पे करना है, उनकी रिटर्न आपको कितना मिलती है, आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, डिवेंचर को इशू करने पर लागतें क्या क्या आ रही हैं, टैक्स की रेट, सरकार क्या टैक्स रेट लगा रही है, इक्विटी शेयर्स पर हम कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं, या इक्विटी शेयर को इशू करते हुए हमारा जो कमीशन है, ब्रोकरेज है, वो कितना हमें पे करना पड़ता है, हमारी कंपनी कितना रिस्क उठा रही है या कितना उठा सकती है, वो डिसाइड करने में हमारा हेल्प करता है। अगर स्ट्रक्चर काफ़ी फ्लेक्सिबल है तो आप इजीली उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, तो भी कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो तो क्या करें, डिवेंचर, अदरवाइज इक्विटी शेयर इशू करें। रेगुलर फ्रेमवर्क, रेगुलरिटी आप इनकम में देखें या रेगुलेटरी अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं आज तक हमने कैसे शेयर इशू किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, मार्केट की कंडीशन, अप डाउन आ रहे हैं, शेयर मार्केट कैसी चल रही है उनको ध्यान में रखते हुए, और अदर कंपनीज़ का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसको देख के हम अपनी कंपनी का क्या डिसाइड कर सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है कि जिसमें हमने जान लिया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसमें चेंजेस करके हम इजीली अपनी जो आने वाला समय है उसमें कंपनी में ज़्यादा बेनिफिट उठाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरह से बेनिफिट अगर आपको मिलना चाहता है तो आप ये सब चीज़ें सोच के ही कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।